नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है। कल 638 एपिसोड में मैंने लाल सूटकेस में मिली हुई लाश का जिक्र किया था और ये कहा था कि अगर किसी को ये पता लगे कि ये कौन है और इसकी पहचान में थोड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि कल और परसों वो लाल सूटकेस, उससे बाहर निकाली हुई पॉलीथीन में लिपटी हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, अच्छे कपड़े पहने हुए, ये फोटो इस कदर वायरल हुई इंटरनेट पे कि जो देख रहा था वही उसके मुंह से आह भी निकल रही थी और उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी कि आखिरकार ऐसा कौन है जिसने इस लड़की को इस लड़की की हत्या की होगी। प्रेमा फेसी ही जब वो पुलिस ने उसको देखा था तो उसमें सीने पर 2 गोलियां मारे जाने के निशान थे। बहरहाल 18 तारीख की ठीक सुबह 18 तारीख की ठीक सुबह मथुरा के राया में यमुना एक्सप्रेस वे पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास की झाड़ियों में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़ा हुआ मिला। सवेरे सवेरे, रात में जब अंधेरा रहा होगा, 5 बजे भी बहुत अंधेरा रहता है और आजकल 6 बजे के आसपास भी अंधेरा रहता है। रात में किसी वक्त ये फेंका गया। सवेरे कुछ लड़के जो तैयारी करते हैं आर्मी की में दौड़ने की या पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती के लिए, सुबह सुबह उन झुंड में निकलते हैं और दौड़ते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की। सबसे शुरू में जो पहला वहां से लड़का निकला या दूसरा लड़का निकला, उसकी निगाह लाल रंग के ट्रॉली बैग पर पड़ी। होता यूं ही कि सड़क पे इस तरह की जो ट्रॉली बैग या झोला या अटैची या संदूक, ये जब गिरे हुए मिलते हैं तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि किसी यात्री गाड़ी से ये खिसक कर नीचे गिर गए हैं। मथुरा और आगरा चूंकि बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, तो उसमें टैक्सियों पर ऊपर तमाम सामान लाद कर लोग आते जाते हैं और पहला रिएक्शन उसको देख के ये लगता है कि ये किसी का बैग गिर गया, जरूर इसमें अच्छी चीज होगी। जो लड़का सबसे पहले जिसने देखा, उसको आसपास से देखा उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। उसे थोड़ा भीतर की तरफ खिसका दिया कि और लड़के जो यहां से निकल रहे हैं वो ना देखने पाए। फिर आसपास से एक पत्थर का इंतजाम किया, पत्थर से उस ताले को तोड़ा। मंशा उसकी क्या रही होगी आप समझ सकते हैं। ताले को तोड़ के चेन जैसे ही खोली, उसमें पॉलीथीन में कुछ लिपटा हुआ मालूम दिया उसे। चुपचाप चोरी से उसे खोला और मोबाइल की लाइट में जैसे ही देखा कि एक लड़की की लाश है, वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर में दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-4, 5-5 बच्चों के जत्थे आते हैं, कभी कभी अलग। फिर किसी की निगाह पड़ी तो वो उसको हत्थे से खींचकर सड़क तक ले आया, उसके हैंडल से खींचकर सड़क तक ले आया, सड़क की पटरी तक। वहां खोलकर देखा, वो भी वहां से भाग खड़ा हुआ।
थोड़ी देर में वहां इन दौड़ने वाले बच्चों की भीड़ लग गई। तब किसी ने 112 नंबर पर यह फोन किया कि यहां पर एक लाल ट्रॉली बैग में एक लड़की की लाश है। प्रेस वाले भी पहुंच गए। प्रेस वाले तो पहले उतना जल्दी क्या पहुंचे होंगे, उन्हीं लड़कों ने, सबके पास मोबाइल होता है, तमाम फोटोग्राफ उसके खींच लिए। पुलिस आई। पुलिस ने जब पॉलीथीन हटाया तो बच्ची उसमें जो दिखाई पड़ी उसके भी बहुत ढेर सारे फोटो खींच लिए गए और उसी समय से ये फोटोग्राफ वायरल होना शुरू हुए। पहली फोटोग्राफ लगभग 7 साढ़े 7 बजे 18 तारीख को इंटरनेट पर आ गई थी। पहचान की दृष्टिकोण से पुलिस ने चेहरा जो उसका थोड़ा जिस पे ब्लड इत्यादि लगा हुआ था, उसमें एक बोतल पानी से उसका चेहरा जब हल्का सा साफ किया तो उस समय की जो फोटोग्राफ है बहुत साफ दिखाई दे रही थी। लड़की अच्छे भले घर की, अच्छी टी शर्ट, हाफ पैंट और पहने हुए थी। पुलिस ने पंचनामा करने के उद्देश्य से जब पूरी पॉलीथीन हटाकर लाश को सीधा किया तो देखा कि किसी कोई पढ़ी लिखी या भले घर की लड़की लग रही है। थोड़ी देर तक वहां बहुत भीड़ लगी रही। लोगों ने पहचानने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन तब तक इस लड़की की हत्या का इतना हल्ला नेट पर हो गया था कि सारे लोग सक्रिय हो गए। सबसे पहली चुनौती थी, मैंने आपको जो कल बताया था वो भी तभी बताया था जब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पहचान इसकी कल दिन में या शाम के समय हुई होगी। पुलिस ने टीमें बनाई। 100 पुलिसकर्मियों की 14 टीमें बनाई गई। इतना इंटरनेट की इस फोटोग्राफ और इस वीडियो से इतना ज्यादा दबाव में पुलिस आई कि पहचान सबसे बड़ी चुनौती है। इसके इश्तहार बनाए गए और करीब करीब 300 सीसीटीवी फुटेज देखे गए, टोल प्लाजा से लेके और जो मैंने आपको बताया था वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास तक जो भी सीसीटीवी मिले, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पुलिस इसके पहले कि किसी नतीजे पर पहुंचती, फोटो देखकर, वो जो जिज्ञासु लोग होते हैं हर समय मोबाइल पर देखते रहते हैं, तमाम ग्रुप्स में ये फोटो गई। तमाम जो नेट एडिशन हैं सभी अखबारों के उस पे निकली। कल यहाँ लखनऊ में स्थानीय समाचार पत्रों में भी ये फोटोग्राफ और डिटेल निकली। किसी आदमी ने टेलीफोन करके मथुरा पुलिस को बताया कि मैं इस लड़की को पहचान रहा हूं, मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, ये 3 दिन से अपने घर से गायब है और घर में कोई बताने को तैयार नहीं है। ये बताया कि ये दिल्ली के बदरपुर के मोड़बंद की रहने वाली है। इसका नाम आयुषी यादव है। इसके पिता का नाम नितेश यादव है। पुलिस को यह सूचना गंभीर लगी। पूरी टीम पहुंच गई आयुषी यादव के घर। बताने वाले ने सब कुछ एग्जैक्ट बताया कि इस तरह का घर है, इस जगह पर है, इस रोड पर है। पुलिस ठीक उसी घर पर पहुंच गई। वहां पर नितेश, उनकी पत्नी और एक लड़का उनका आयुष, कक्षा 11 में पढ़ने वाला, ये लोग मिले। पुलिस ने पूछा कि क्या आयुषी आपकी लड़की का नाम है? उन्होंने कहा हाँ। कहाँ है? बोले साहब वो कई दिन से घर आई नहीं है, संभवतः वो भरतपुर
राजस्थान गई हुई है। ये पूछा गया कि क्यों गई हुई है, तो उसने कहा कि वहाँ उसका एक दोस्त रहता है, कभी कभी उसके यहाँ चली जाती है। पुलिस को सब समझ में आ गया। पुलिस ने फोटोग्राफ और इश्तहार निकाली और उनसे कहा कि ये लड़की आयुषी ही है। माँ बाप और भाई तीनों चुप हो गए। एक चुप हजार चुप। पुलिस माँ को और बेटे को अपने साथ शिनाख्त करने के लिए मॉर्चरी में ले आई। नियमानुसार अज्ञात लाश को 72 घंटे तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। जब ये सूचना आई तो ये हुआ कि थोड़ी 72 घंटे बीतने वाले थे कि थोड़ी देर और रुक जाए, अगर शिनाख्त हो जाएगी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। मां और बेटे मॉर्चरी में आ गए। दोनों ने उस लाश को देखा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और जोर जोर से रोने लगे, लेकिन बोले कुछ नहीं। रोने के सिवा कुछ नहीं बोले। पुलिस उन्हें ले आई थाने पर और पूछताछ शुरू की गई। थोड़ी देर में एक दूसरी टीम नितेश यादव को भी ले आई। उससे भी पूछताछ शुरू की गई। बहुत ज्यादा देर तक ये लोग टिक नहीं सके। नितेश ने बताया कि मैंने अपनी बेटी को गोली मार दी है और हमने और हमारी पत्नी ने मिलकर उसे इस छोटे से सूटकेस में पैक किया था और हम दोनों ही अपनी गाड़ी से उसे यहां तक 150 किलोमीटर दूर, अपने घर से 150 किलोमीटर दूर तक लाए और इसे यहां सड़क के किनारे फेंक दिया। सुनने वाले भी भौचक्के के रह गए। कारण पूछा जाने लगा, क्या वजह थी, आपने अपनी बेटी को क्यों मारा? उन लोगों ने बताया कि साल भर पहले हमारी बेटी आयुषी ने भरतपुर के रहने वाले एक लड़के से शादी कर ली थी। वो हम लोगों की बिरादरी से नहीं था, न हम लोग उसे जानते हैं। ये संभवतः फेसबुक से एक दूसरे के संपर्क में आए और आर्य समाज मंदिर में साल भर पहले इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद वो एक दिन भी अपने ससुराल या लड़के के पास नहीं गई। रहती वो यहीं थी। पढ़ने में ठीक थी। एमसीए के सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। एक बात उन्होंने और बताई कि हम लोग मना करते रहे, ये कहते रहे कि भूल जाओ। ये भी कहा कि हो सकता है तुमसे गलती हो गई हो, हम माफ कर देंगे, लेकिन अब उसे भूल जाओ। बार बार ये बात कहने के बाद मां ने बताया, मां बाप दोनों ने बताया पुलिस को कि उसने कहा, मैं बालिग हो गई हूं, अपना फैसला लेने का अधिकार मुझको है। आप लोगों से पूछकर कोई फैसला मैं नहीं लूंगी, या आपके कहने पर मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इसी साल उसका नीट में सिलेक्शन हुआ, जो ये मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसका सिलेक्शन हुआ। हम लोग कहते रह गए कि इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले लो, लेकिन वो काउंसलिंग में भी नहीं गई। हम लोगों को यह अंदाज लग गया
कि जिससे इसने शादी की है, छत्रपाल राजपूत, शायद उसके कहने पर ये काउंसलिंग में नहीं जा रही है। फिर बताया पेरेंट्स ने कि धीरे धीरे हम लोगों की सारी बातों का विरोध करने लगी, यानी कहने का मतलब ये था रिएक्शनरी हो गई। ये लोग दिल्ली में आकर कहीं मिलते थे और कभी कभी कई कई दिन ये आती नहीं थी। बाप ने कहा कि हम कदम कदम पर जलील हो रहे थे। हमने बहुत समझाया। दोनों अलग अलग जाति के हैं, आयुषी यादव और छत्रपाल राजपूत। हम समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे, हम किसको किसको जवाब देंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही हो, कल को नौकरी लगेगी, अच्छी जगह शादी कर देंगे, दोनों लोग कायदे से रहोगे। लेकिन वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं थी। 17 तारीख की दोपहर वो कहीं चली गई घर से, ये कह के कि मैं पढ़ने जा रहा हूं या कॉलेज जा रही हूं। 17 की रात नहीं आई, 18 की दोपहर में वो घर आई। घर आते ही मां ने उससे टोका, रात में कहां थी। फिर वही एक जवाब, मैं कहीं भी रहूं, किसी से क्या मतलब, मैं बालिग हूं। फिर बताया कि छत्रपाल मिलने आया था, मैं उससे मिलने गई थी, रात रुक गई। इस बात पर काफी नाराजगी मां ने जताई। थोड़ी ही देर में उनके पिता भी आ गए, नितेश यादव। मां ने पूरी बात बताई कि इस तरह से अब तो सवाल जवाब भी करने लगी है। पिता तैश में उसके पास गए और कहा कि मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम रात में कहां थी। तो उसने कहा, अब इसमें पूछने की क्या बात है, जिससे मैंने शादी की है उसी के साथ थी। उन्होंने कहा, हम इस शादी को नहीं मानते हैं। मंदिर में शादी हुई भी कि नहीं हुई, तुमने सर्टिफिकेट तुम्हारा ओरिजिनल है, शादी वाला जो आर्य समाज मंदिर का है कि फर्जी है, हमें क्या पता, और ये कौन है ये भी हमें नहीं पता। वो बराबर इसका जवाब देती रही। इतने में नितेश अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आ गए और उसके सीने पर 2 गोलियां मार दी। आयुषी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नितेश को उस समय अपनी ने जो कुछ किया था उस पर कोई पछतावा नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो बगल में पास में ही जो मार्केट थी वहां से पॉलीथीन खरीद कर ले आया। पॉलीथीन में उसको अच्छी तरह से पैक कर लिया। अकेले पिता ने नहीं, मां और बाप दोनों ने मिलकर पॉलीथीन को अच्छी तरह पैक कर दिया। अब सोचिए कि लड़की थी 5 फीट 2 इंच की और बहुत ज्यादा दुबली पतली भी नहीं थी, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। उसको किस तरह से मोड़कर, किस तरह से उसे लपेट कर ऐसा किया कि वो जो सूटकेस है, जो ट्रॉली बैग है, नॉर्मल सूटकेस है, उसका साइज तो मैं नहीं एग्जैक्टली कह सकता, लेकिन बहुत बड़ा वाला नहीं है। वो सामान्य सूटकेस जो यात्री ट्रेन में या आते जाते इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बड़ा सूटकेस है, ट्रॉली बैग है। उसमें अच्छी तरह से पॉलीथीन में लपेट के उसको पैक कर दिया। पैक करके उसकी चेन बंद कर दी और चेन पे वो छोटा वाला ताला लगा दिया। देर रात 3 बजे अपनी कार से पति पत्नी उस सूटकेस को लेकर चले।
नितेश ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी बगल वाली सीट पर बैठी थी। पीछे की सीट पर उनकी बेटी की पैक की हुई लाश भी थी। रास्ते में कई जगह रुके उसको फेंकने के चक्कर में। कोई अच्छी जगह या कोई सेफ जगह या ऐसी जगह जहां कोई गाड़ी आ जा न रही हो, इन्हें नहीं मिली। फिर ये वहां से निकले। आगरा दिल्ली हाईवे से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। फिर कृषि अनुसंधान केंद्र राया, जो मथुरा में पड़ता है, उसके पास की झाड़ियों में, वहां उस समय न कोई गाड़ी आती जाती हुई दिखाई पड़ी, न कोई आदमी दिखाई पड़ा। पीछे का दरवाजा खोल के ट्रॉली बैग को बाहर निकालकर और थोड़ा सड़क के थोड़ा सा किनारे की तरफ नितेश ने फेंक दिया और वहां से ये लोग वापस घर आ गए और करीब 7:30 बजे 8 बजे ये दिल्ली में बदरपुर में अपने घर पर पहुंच गए। पुलिस भी हैरान थी कि इस बात पर कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। बाप ने इतना कड़ा कदम उठा लिया और अपनी ही लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। आज आयुषी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार यमुना पार लक्ष्मी नगर में किया गया। जब इन लोगों ने ये बात बता दी कि हमने मारा है, तो दोनों पुलिस अभिरक्षा में आ गए, मां और बाप। फिर पुलिस ने अपनी ही अभिरक्षा में दाह संस्कार कराने का निश्चय लिया। प्रभारी निरीक्षक हरिओम वाजपेयी ने बताया कि जब मुखाग्नि दी जा रही थी तो ब्रजबाला यानी उसकी मां, आयुषी की मां, वहां पर मौजूद थी। मुखाग्नि बाप नीतेश ने दी थी, लेकिन इस अंतिम संस्कार में आयुषी का भाई आयुष शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो 11वीं का छात्र था और अभी बालिग भी नहीं था। पुलिस बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाती। वहां जो आई विटनेस अकाउंट है, जब ये अंतिम संस्कार, बड़ी भीड़ थी, प्रेस वाले भी बहुत थे। अंतिम संस्कार के समय नितेश फपक फपक कर रो रहा था। लोगों ने पूछा कि आपने गोली मार दी, हत्या कर दी अपनी बेटी की, अब किस बात का रोना आपको आ रहा है? तो उसने कहा कि उसने जो किया था, या जो बहस कर रही थी, अपनी बात को डिफेंड कर रही थी, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन इतने लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला था। मुझे जब मैं आग लगा रहा था, तब भी मुझे लग रहा था कि वो उठ के मेरे गले लग के मुझे पापा कहेगी। माँ और बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते, कितना प्यार करते होंगे। लेकिन बेटी की इस गलती तो क्या, वो तो बालिग थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अपनी बेटी के एक डिसीजन की वजह से बाप ने आवेश में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। कल इन दोनों को जेल भेजा जाएगा। आज की घटना देखिए, आज की घटना में वो 35 टुकड़ों वाली श्रद्धा की घटना में कितनी समानता है। आप उनके माँ बाप का और इनके माँ बाप का, दोनों का बयान अखबारों में पढ़ सकते हैं।
श्रद्धा ने भी अपने माँ बाप से यही कहा जब उनके माँ बाप ने इसका विरोध किया कि मैं बालिग हूं और अपने फैसले खुद करूंगी। आयुषी ने भी यही अपने माँ बाप से कहा कि मैं बालिग हूं, अपने फैसले खुद करूंगी। श्रद्धा आफ्ताब के बारे में आप बहुत लिख रहे हैं कि साहब आप क्यों नहीं बताते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी बार कहानी ने पलटी खाई और अभी भी जो कन्फेशन है आफ्ताब का, उसी के इर्द गिर्द विवेचना भी चल रही है। बरामद हड्डियों के टुकड़े भी, ऐसा मैंने पढ़ा है कि अभी तक एफएसएल नहीं भेजे गए हैं। जो टुकड़े बरामद हुए हैं वो हैं कि नहीं हैं, वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना चालाक आदमी है। उसको लगा कि अगर हम अकेले आरी खरीदेंगे तो किसी को शक हो सकता है, उसके साथ साथ 2 हथौड़ी और 10 कीलें भी खरीदें, बेचने वाले को शक ही नहीं हो सकता कि कोई काम ऐसा है, कारपेंटर बुलाया होगा, कोई चीज ऐसी बनवानी होगी जिसके लिए इतना सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। उसने नेट की जो उसकी नेट सर्फिंग का जो उसकी हिस्ट्री है, विवेचना में पुलिस किन किन चीजों की जरूरत उसे होती है, किन के कौन कौन सी चीजें विवेचना में न मिलें तो सजा नहीं हो सकती, ये सब भी देखा है उसने। खोपड़ी यानी हेड का हिस्सा आज तक नहीं मिला। पहले तो मेहरौली की बात हो रही थी, फिर पूरी टीम गुरुग्राम भी गई और फिर पूरी टीम हिमाचल भी गई। एक बार पूरी चीज आ जाने दीजिए, विवेचना पूरी हो जाने दीजिए, या कम से कम जो पुलिस कस्टडी रिमांड है, नार्को टेस्ट है, ये सब हो जाने दीजिए। पुलिस के हाथ कुछ लग जाए तब इसमें क्या सही था, क्या गलत था, इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि वो इन दोनों लड़कियों ने, आयुषी ने भी और श्रद्धा ने भी, माँ बाप से एक बात कही कि मैं बालिग हूं, अपने फैसले खुद ले सकती हूं। मतलब अब तो जैसे कहते हैं ना, हद ही हो गई है। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये रोज रोज अपनी उम्र गिन रहे हैं, गिनने लगे हैं कि वो बालिग हो गए हैं कि अभी बालिग होने में 10 दिन बाकी है। अच्छा, जैसे ही बालिग होने की बात दिन गिनने के बाद पता लग जाती है, वो खुद बोलने लगते हैं सब फैसला मैं खुद करूंगा। और ये फैसले किस सिलसिले में ये कहते हैं कि मैं बालिग हूं, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने फैसले खुद करूंगा या खुद करूंगी। केवल प्यार, मोहब्बत, इश्क, शादी, इसमें ये अपने उम्र रोज गिन रहे हैं कि अब मैं बालिग हुआ कि नहीं हुआ। रोज कैलकुलेट करते हैं, अब 15 दिन बाकी है, अब मैं कुछ भी करूं मुझे कोई बोल नहीं सकता, मेरे माँ बाप को भी कोई हक नहीं है। लेकिन ये उम्र अपनी जो जो गिनने का काम है नौजवान लड़के लड़कियों का, ये न तो पढ़ाई के सिलसिले में करते हैं, न नौकरी के सिलसिले में करते हैं। पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। माँ बाप को साथ रखने के फैसले के बारे में ये कभी बालिग नाबालिग नहीं देखते और न ही उम्र अपनी गिनते हैं। ये कभी नहीं कहते या नहीं सोचते कि 25 साल के हो गए हैं, कुछ ऐसा करें कि माँ बाप से पैसा न मांगना पड़े, तब ये उम्र नहीं गिनते। कुछ ऐसा करें कि माँ बाप को देशाटन करा दें, तीर्थाटन करा दें, 25 साल के हो गए हैं। कुछ ऐसा करें कि छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा जो माँ बाप पे पड़ रहा है उसे हम करने लगें, तब इन्हें यह ख्याल नहीं आता कि ये बालिग हो गए हैं, फैसले खुद कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें कि घर परिवार के बड़ों की जरूरत का सामान ही ला दें। घर परिवार रिश्तेदार में कोई अगर बहुत बीमार है तो उसे अच्छा इलाज ही करा दें। अगर इस मामले में कोई टोक दे
तो ये फौरन कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। ये तो माँ बाप का कर्तव्य है कि सभी भाई बहनों को पढ़ाएं, सबका इलाज कराएं। तब ये बात होगी, तब उम्र नहीं गिनी जाती। मतलब ये हद ही हो गई है। सिर्फ एक तरह के फैसले के लिए बालिग हुई है आज की घटना की आयुषी। एग्जाम के फॉर्म का पैसा आज भी उसके माँ बाप देते हैं। कपड़े और शौक पूरे करने का पैसा आज भी माँ बाप से ले रही है। माँ बाप के पैसे से सारी मौज, सारी ऐश, लेकिन माँ बाप ने कोई सलाह दे दी या कुछ ऊंच नीच के बारे में बताने की कोशिश की तो फौरन बताएगी कि हम बालिग हो गए हैं, अपने फैसले हम खुद करेंगे, खुद ले सकते हैं। तब ये नहीं लगता कि हम बालिग हो गए हैं, हम ऐसा कुछ करें कि माँ बाप पे से पैसा न मांगना पड़े, उन पर ज़्यादा खर्च का भार न पड़े। ना 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 ना। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि माँ बाप को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था कि आयुषी को रिएक्शनरी बना दिया, एक फैसले का इतनी बार विरोध किया कि वो माँ बाप के सारे फैसलों का विरोध करने लगी। किस्सा कोई परिवार में जो भी टीनेजर्स हैं, जो बालिग हो गए हैं या बालिग होने की ड्योढ़ी पर खड़े हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि बालिग होने पर फैसला लेने का जो आपका अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं टोकेगा, उसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बेशक ये आपका अधिकार है, लेकिन आपके ऐसे फैसलों से किसको किसको कष्ट होगा, किसको परेशानी होगी, किसको दुख होगा, ये भी आप ही को देखना है। कोई दूसरा देखने नहीं आएगा। इसलिए हर बार बालिग होने की दुहाई देकर जो चाहिए वो करिए, लेकिन उससे किसका नुकसान, किसका दुख ये न देखिए, तो फिर वही होगा जो आज आयुषी का हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में सूटकेस में मिली आयुषी को उसके पिता ने 2 गोली मारी थी। मां ने वारदात में साथ दिया था। गिरफ्तार होने पर पिता ने कहा कि बेटी जलील करती थी और इतना कहते ही आरोपी रोने लगा। शादी कर लिया लेकिन वो जा नहीं रही थी। रो क्यों रहे हैं आप? रो रहे हैं। आपको नीतीश, आपको अब दुख है जिस तरह का इतना पूरा परिवार बिखर गया आपका। आयुषी ने 1 साल पहले शादी की थी, जिससे माँ बाप नाराज थे। सर वजह क्या निकल के आ रही है मर्डर की, और कितने बजे मर्डर किया गया था? मर्डर की वजह ये निकल के आ रही है कि ये अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेके माँ बाप में और इसमें मनमुटाव चल रहा था। बेटी को गोली मारने के बाद उसे लाल सूटकेस में पैक कर माँ बाप कार से 150 किलोमीटर दूर आकर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक गए। पवन गौतम, दैनिक भास्कर, मथुरा।